सो वेलकम बैक इन दिस क्लास। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। इंटीरियर ऑफ द अर्थ का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमने वीडियो का इसका पहला लेक्चर हमने अटेंड कर लिया था। नाउ दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। वीडियो के अंदर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ईपी फैमिली आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं नोट्स के लिए। साथ में इंस्टाग्राम अकाउंट हमारे साथ जुड़ सकते हैं फॉर डेली अपडेट, जो हम कुछ बताते रहते हैं उनके लिए। तो हमारा टॉपिक बढ़ रहा है क्योंकि हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ना था। तो एक टॉपिक आज हम पूरा का पूरा लेंगे और उसे पूरा फिनिश करने की कोशिश करेंगे। वो टॉपिक है हमारा भूकंप, जिसे हम हिंदी में इंग्लिश में अर्थक्वेक और हिंदी में से भूकंप बोला जाता है। एक तरीके का कंपन मान लीजिए, जो ऑफकोर्स धरती के अंदर होता है। वो धरती के अंदर से रिलीज होती है, धरती के बाहर से रिलीज नहीं होती है, धरती के अंदर से रिलीज होती है और उसकी वजह से अर्थक्वेक पैदा होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बॉटल का एग्जाम्पल दूँ, ये बॉटल के अंदर अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हल्का सा धरती का सरफेस है और ऑफकोर्स अगर पानी हिला या बॉटल हिली तो ऑफकोर्स पूरी की पूरी प्लेट हिल जाएगी। तो कहने का मतलब सिंपल शब्दों में ये होता है कि जिस भी सतह पे हम लोग रह रहे हैं, हम एक प्लेट पे रह रहे हैं। प्लेट के नीचे वाला हिस्सा जब भी हिलेगा तो ऑफकोर्स प्लेट हिलेगी और प्लेट हिलेगी तो ऑफकोर्स शेक होगा, और जब धरती शेक होगी तो उसे हम भूकंप का नाम देंगे। तो ये सिंपल शब्दों में आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। रीजन यही होता है कि या तो भूकंप क्यों आता है, या तो एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकरा रही है या एक प्लेट से अलग हो रही होगी। तो ये एक रीजन माना जा सकता है। अब अगर हम भूकंप की संरचना पे फोकस करें कि भूकंप आता कैसे, तो आप ये देखें, जब प्लेट कहीं से टकराती है, कहीं से अलग होती है, तो आप नोटिस करेंगे कि जहां से ऊर्जा पैदा होती है, उसे हम फोकस या हाइपोसेंटर के नाम से जानते हैं। फोकस या हाइपोसेंटर के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको हम अवकेंद्र या केंद्र के नाम से जानते हैं। और अर्थक्वेक को पढ़ने के लिए आपको इस चीज के ऊपर बहुत ही बड़ी मात्रा में फोकस करना होगा कि असल में उसका उद्गम केंद्र कहाँ पे है, कहाँ से अर्थ से वो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है जिसकी वजह से धरती जो है शेक कर रही थी। तो वो है हमारा हाइपोसेंटर से फोकस बोलते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि जैसे ही क्या कहते हैं, कहीं भी कंपन पैदा हुआ, उसके जस्ट राइट एंगल पे जहां पे एनर्जी रिलीज होती है उसे हम एपिसेंटर कहते हैं, जैसे हम ऊपरी केंद्र बोलते हैं। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस, जो डायरेक्टली अबव द फोकस होगी, यानी कि समकोण पे सीधे होगी, वो दोस्तों एपिसेंटर कहलाता है। ये मतलब इस तरीके से ही भूकंप आता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि भूकंप अभी रिसेंटली आया हो, कहीं नेपाल में भूकंप आया है, गुजरात के बहुत इलाकों में भूकंप आया है, जापान में आए दिन भूकंप आता रहता है। ज्योग्राफी के अंदर हम ये भी पढ़ेंगे कि जापान में भूकंप क्यों आता रहता है, वो ऐसा प्लेस क्यों है, वो सब इसमें देखने की कोशिश करेंगे। तो धरती के 3 हिस्से होते हैं, आपने 6th क्लास के अंदर पढ़ लिया होगा पहले भी, कोर, बेंटल और उसके बाद क्रस्ट। तो धरती से अगर हम 200 किलोमीटर नीचे तक खोदें, हालांकि अभी तक 12 किलोमीटर तक खोद पाए, जैसे कि मैंने आपको, तो सोचो लिथोस्फीयर कितना नीचे हो सकता है। उसके बाद कोई भी कंट्री जो है अभी तक इसको सही तरीके से आगे पहुंचा नहीं पाई है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया 200 किलोमीटर की गहराई तक लिथोस्फीयर होता है। और जो भी प्लेटों का टकराना, प्लेटों का अलग होना, वेव्स का बनना, वो लिथोस्फीयर के अंदर ही हमें देखने को मिलता है। अब कैसे हमें पता चलता है कि भूकंप धरती के अंदर आया था, धरती के ऊपर आया था, किस टाइप का भूकंप था, धरती के अंदर अगर हलचल हुई है तो किस प्रकार की हलचल हुई है। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड ऑन भूकंप सूचक यंत्र, जिसे हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डेड द वेव्स रीचिंग एट द सरफेस। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बताता है कि सरफेस पे क्या हुआ है, या धरती के अंदर जो बॉडी वेव्स घूम रही थी, जो तरंगे घूम रही थी, उसने किस प्रकार से बदलाव किया है, वो आप देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे रिकॉर्ड करता है। आप चाहे तो नेट पे इसका फाउंडर ढूंढ सकते हैं, बिकॉज अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं इन फ्यूचर पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए, सो आई थिंक दैट आपको इसका फाउंडर भी ढूंढना चाहिए, क्योंकि पेपरों में ये पूछा जा सकता है। 11th क्लास की ज्योग्राफी से तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि सिस्मोग्राफ जो होता है वो 2 तरीके के क्या कहते हैं, तरंगों को जो धरती के अंदर हो रही होती है उनको नापता है। जैसे कि नंबर 1 बॉडी वेव्स, नंबर 2 सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स ऑफकोर्स धरती के अंदर होती है, सरफेस नाम से पता चल रहा है धरातली है, धरती के ऊपर पे देखने को मिलती है। हालांकि ये नहीं बताएगा कि कितने किलोमीटर में बॉडी वेव्स को बोला जाएगा और कितने किलोमीटर में क्या कहते हैं सरफेस वेव्स को बोला जाएगा, लेकिन वेव्स को चलने का तरीका है, जैसे कि पी में, एस वेव्स में। बॉडी वेव्स 2 तरीके की होती हैं, पी वेव्स में और एस वेव्स में, धरती के अंदर रहती हैं ये।
एल वेव्स और उसके बाद आर वेव्स जो सरफेस वेव्स का हिस्सा है। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो आप वैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, हिंदी मैंने ले लिया है कि पृथ्वी के अंदरूनी भाग यानी कि अंदर से होकर सभी दिशाओं में अलग अलग बट जाना, यही क्या कहते हैं बॉडी वेव्स हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ कहीं भूकंप आया, अगर मान लीजिए कि यहाँ कहीं भूकंप आया तो ये धरती के अंदर अंदर अलग अलग दिशाओं में आप देख सकते हैं, अलग अलग दिशाओं में ये फैल जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बॉडी वेव्स कहते हैं। उसके बाद बॉडी वेव्स के अलावा अगर आप देखें तो धरातली तरंगे, दोस्तों ये तरंगे जब बॉडी वेव्स पैदा होती हैं तो उसके टकरने के बाद दूसरी जो वेव्स पैदा होती हैं उन्हें हम धरातलीय यानी कि सरफेस वेव्स के नाम से जानते हैं। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत है नहीं। तो मात्र जो मैं बातें बता रहा हूँ अगर आप ये लेक्चर सुन भी लेते हैं तो भी आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बता रखा है कि जितनी भी क्या कहते हैं वेव्स धरती के अंदर घूमती रहती है तो ऑफ कोर्स वो डिफरेंट मटेरियल से होते हुए गुजरती है। चाहे वो ठोस हो यानी कि सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो यानी कि द्रव हो, चाहे वो गैसीय फॉर्म में हो। धरती के अंदर तो बहुत सारी गैसेज हैं ही, तो कहीं से भी होती हुई गुजरती हैं। तो या तो वो आपस में टकरा के रिफ्लेक्ट करती हैं और या तो वो एक दूसरे से दूर भागती हैं। तो दोस्तों इन्हीं को हमने क्या कहा है, इन्हीं को हमने रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट कहा है। हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी में प्रतिबिंबित और उसके बाद अपवर्तित। तो आप इतना याद रखिएगा। और ऑफ कोर्स वेव्स ऐसी होती हैं कि वो या तो आपस में टकरा रही होती हैं, या तो पैरेलल चल रही होती हैं, और या तो एक दूसरे के डायरेक्शन में चल रही होती है। तो इस तरीके से भूकंप काम करता है, तो इतना हमें नॉर्मल समझना है। अगर हम एक एक करके स्टडी करने की कोशिश करें तरंगों को, तो दोस्तों ये तरंगे ही हमें बताती है कि अर्थक्वेक किस प्रकार का था, किस प्रकार से इससे डैमेज होगा, कितना डैमेज कर सकती है कोई तरंगे, वो हमें जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले बॉडी वेव्स को समझते हैं, पी वेव्स और एस वेव्स को। तो बॉडी वेव्स दो तरीके की होती है, पी वेव्स में और एस वेव्स में। हिंदी में लिखना है तो पी तरंगे और एस तरंगों के नाम से आप इसको लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा साइंस नहीं है। डिफ्रेंसिएशन अगर आप समझ गए तो दोनों में आप कर पाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। बॉडी वेव्स ज़रूर याद रखिएगा, धरती के अंदर से ऊर्जा पैदा होती है और ऊपर पहुँचने की कोशिश करती है, इतना आप ज़रूर याद रखिएगा। तो मूव फास्टर है, बहुत तेज़ी से फैलती है, सबसे पहले सरफेस पे यही पहुंचती है, यानी कि एस के कंपैरिजन में पी जो है धरती पे जल्दी पहुंचती है। दे ट्रैवल थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको बता रहा हूं मैं, इस पे आप चाहे तो स्टार बना लीजिएगा, इस पे स्टार बना लीजिएगा कि जो पी वेव्स होती हैं, पी नाम की तरंगे होती हैं, ये तरंगे पूरी तरीके से तीनों चीज़ों से होकर गुजर जाती हैं। कहने का मतलब अगर हमें धरती की गहराई के बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ना है तो हमें कहीं ना कहीं पी वेव्स को ज़्यादा स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि धरती के कोर में लिक्विड फॉर्म है, धरती के अंदर सॉलिड है, धरती के अंदर गैसेस हैं, और ये वेव्स पूरी तरीके से सारी वेव्स से होती हुई गुजरती हुई निकल जाती है। साउंड की तरह, बिल्कुल साउंड वेव्स की तरह ये लगती है। तो इसलिए जिसमें मैंने स्टार बनाया, जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप इस पे स्टार ज़रूर बना लीजिएगा। एस वेव्स की बात करें तो एस वेव्स थोड़ा सा समय लेती हैं, क्योंकि इसकी दिक्कत वाली बात है कि सिर्फ ये सॉलिड मटेरियल से ही होके गुजर पाती है, इसीलिए इसको थोड़ा सा समय लगता है धरती पे पहुंचने के लिए। लेकिन धरती के सॉलिड फॉर्म के बारे में, क्योंकि हमें धरती के अंदरूनी पार्ट के बारे में जानना है, तो एस वेव्स भी हमारे बहुत कारगर साबित होती है। तो इस तरीके से दोनों की डेफिनेशन अगर आपको समझ में आती है, ये दोनों ही बॉडी वेव्स के पार्ट हैं। एनसीईआरटी में उस तरीके से इसको डिफाइन नहीं किया जाता है, सो आई रिकमेंडेड कि आप इसको ज़रूर बहुत अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करिएगा। अब क्योंकि हमने पढ़ लिया बॉडी वेव्स के बारे में, अब आता है सरफेस वेव्स। ऑफ कोर्स सरफेस वेव्स दो तरीके के होते हैं, आर वेव्स और एल वेव्स। तो ये याद रखिएगा, सरफेस वेव्स बॉडी के ऊपरी हिस्सों पे होता है। तो ऑफ कोर्स धरती के अंदर क्या बदलाव हो रहा है, अंदर कितना नुकसान हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि हम धरती के इतने ऊपर हैं कि हम 200 किलोमीटर तक आज तक खुदाई उसकी कर नहीं पाए हैं। तो ऑफ कोर्स धरती के अंदर क्या बदलाव हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरफेस वेव्स जो होती है ना, वो धरती के ऊपरी हिस्से पे हो रही है, और सरफेस वेव्स जो है वो ज़्यादा विनाशकारी होती है, ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, आप देख सकते हैं। और इसी वजह से यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो जाता है रॉक्स का, बिल्डिंगों का गिरना, भूकंप का। जब ये बहुत गंदी तरीके से ऐसे भूकंप आते हैं सरफेस वेव्स पे, तो आप कह सकते हैं कि सरफेस वेव्स बड़ी खतरनाक होती है, और ये बॉडी वेव्स के कंपैरिजन में ज़्यादा दुखदाई होती है।
एनसीईआरटी के अंदर नहीं एक्सप्लेन करा गया है कि आर वेव्स और एल वेव्स किस तरीके से काम करती हैं। ये जैसे जैसे हम चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में और अच्छी तरीके से स्टडी करने को मिलेगा। अब सरफेस वेव्स, जैसा मैंने कहा, सिस्मोग्राफ इसे रिकॉर्ड कर लेता है, मोर डिस्ट्रक्टिव होती है, इसकी वजह से रॉक और घरों का गिरना बहुत आम बात होती है, तो ये ज़्यादा खतरनाक उनके कंपैरिजन में है। अब ये वाला थोड़ा सा ना मैं कह सकता हूँ कि ज्योग्राफी के अंदर थोड़ा मैथ भी इन लोगों ने घुसेड़ने की कोशिश करी है। ये है छाया क्षेत्र, इसे बोलते हैं शैडो जोन। मतलब जहाँ से मान लीजिए भूकंप स्टार्ट हुआ, जहाँ से जैसे एपिसेंटर बोलते हैं ना, जैसे कि मैंने कहा कि जैसे ही सतह पर नीचे से जब भूकंप निकलता है या वेव्स निकलती हैं तो उसे हम हाइपोसेंटर बोलते हैं, हिंदी में उसे केंद्र बिंदु बोला जाता है, और डायरेक्टली वो हिट करते हैं सबसे ऊपरी हिस्से में, जैसे हम एपिसेंटर बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से उद्गम हुआ, ये एपिसेंटर हो गया। एपिसेंटर होने के बाद अभी किस तरीके की वेव्स होंगी वो हमें पता चलेगा किससे कि किस किस से ट्रैवल होती हुई जा रही है। अब मेन बात ये है कि मान लीजिए कि जहाँ से भी उद्गम हुआ, जहाँ से भी भूकंप की तरंगें निकली तो वो एपिसेंटर पे पहुंचेगी। एपिसेंटर पे पहुंचने के बाद वो तरंगे अलग अलग दिशाओं में फैल जाएंगे। अब वो पी वेव्स हैं या पी वेव्स हैं या एस वेव्स हैं, उसके लिए हमें समझने की ज़रूरत ये है कि अगर तीनों तरीके से तीनों जगहों से निकल जाती है, गैस से निकल जाती है, लिक्विड से निकल जाती है, सॉलिड से निकल जाती है, तो ऐसे चीज़ को हम क्या बोलते हैं और क्या कहते हैं? जो सिर्फ ठोस से, जो सिर्फ सॉलिड से निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं? हमें सिर्फ इतना ही जानना ज़रूरी है। और जहाँ जहाँ पर दोनों ट्रैवल नहीं कर पाते हैं उसे हम शैडो जोन बोलते हैं। कैसे शैडो जोन बोलते हैं? एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लीजिए कि यहाँ से कोई भूकंप पैदा हुआ और यहाँ पे सबसे ऊपर वो कहाँ पहुँच गया? वो पहुँच गया एपिसेंटर पे पहुँच गया। एपिसेंटर में पहुँचने के बाद अगर ये लिक्विड फॉर्म से होता हुआ नहीं गुजर पा रहा है तो दोस्तों ये वाला जो है, ये वाला जोन हमारा क्या कहते हैं, यहाँ पे अर्थक्वेक का बहुत ज़्यादा परिणाम हमें देखने को मिलेगा। लेकिन उसका शैडो जोन 105 डिग्री ही है। मतलब 105 डिग्री से नीचे वाले हिस्से पे आप कह सकते हैं कि पी तरंगे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो इसका शैडो जोन कितना हो जाएगा? इस जोन 105 से लेके 145 के बीच वाला हिस्सा जो है दोस्तों पी का, ये वाला हिस्सा यहाँ पे नुकसान नहीं पहुँचाएगा, है ना। क्योंकि पी वेव्स जो होती है वो गैस से भी निकल जाती है और लिक्विड से भी निकल जाती है और सॉलिड से भी निकल जाती है। तो पी वेव्स का शैडो जोन होता है ये वाला हिस्सा कि 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री जो है, ये वो हिस्सा है जहाँ पे पूरी तरीके से भूकंप नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर एस वेव्स की बात करें कि यहाँ से कोई भूकंप का ऊर्जा एनर्जी निकली, वो यहाँ पहुँची, और आप देखेंगे सिर्फ एस वेव सॉलिड पे जाती है, लिक्विड है ये पूरा का पूरा, यहाँ से नहीं जा पाएगी। तो ऑफ कोर्स इसका जो शैडो जोन बनेगा वो पी के कंपैरिजन में ज़्यादा बनेगा। तो ये याद रखिएगा कि ये एस वेव्स जो है वो पूरी तरीके से नुकसान करेगी पर सॉलिड फॉर्म में धरती के अंदर करेगी, तो वो शैडो जोन उसका ज़्यादा बनेगा। लेकिन पी वेव्स जो होंगी ऑफ कोर्स बॉडी वेव्स का ही पार्ट है, लेकिन वो सॉलिड पे भी निकल रही है, कोर को भी पार करती हुई दूसरे इलाकों पे भी उसका इफेक्ट पड़ जाएगा। तो ये थोड़ा सा पैटर्न आपने समझना था जो एनसीईआरटी के अंदर काफ़ी घुमा फिरा के समझाने की कोशिश करी गई है। आपको वेव्स पता होना चाहिए, कहाँ पे उसका जोन बनेगा, कहाँ पे उसको नुकसान नहीं पहुँचाएगा, वो हमें थोड़ा समझना था। टाइप ऑफ अर्थक्वेक की बात करें तो अलग अलग लेवल पे अर्थक्वेक होता है, जैसे कि टेक्टोनिक अर्थक्वेक, ऑफकोर्स इसमें स्लाइड्स अलग हो जाती है, रॉक्स अलग हो जाती है। इसमें डीपली पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में, इसके ऊपर डीपली स्टडी होगी। कुछ भी चीज़ ज्योग्राफी 11th क्लास की ज्योग्राफी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ना इसमें फिजिकल पढ़ रहे हैं ना, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे, तो फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 12th में, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी 11th में, तो काफ़ी अच्छा समझ में आ जाता है। अब वॉल्केनो का विस्फोट होने की वजह से भी ऑफकोर्स क्या कहते हैं, क्या होता है, वॉल्केनो के विस्फोट होने से तब भी भूकंप आता है। अब नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट की तो ये सरफेस वेव, जैसे कि मान लीजिए कि माइनिंग होता है या रूफ्स होते हैं या छत होता है, बिल्डिंगों का गिरना होता है, ये सारे के सारे भी अर्थक्वेक के पार्ट में आते हैं। दूसरा एक्सप्लोजन, किसी भी चीज़ का फटना, जैसे कि मान लीजिए किसी ने न्यूक्लियर बम गिर दिया, किसी ने न्यूक्लियर बम का आविष्कार कर रहा है तो उसको चेक कर रहा है, तो इन सब चीज़ों से भी विस्फोट होते हैं, और विस्फोट हो रहे तो ऑफकोर्स धरती कंपन होगी। दूसरा पानी के अंदर ही विस्फोट होता है, ऑफकोर्स हमें पता है पानी के अंदर ही भूकंप आते हैं, ये स्टडी होगा आगे जाके। और भी भूकंप को मापने के लिए, जैसे आपको कितना बुखार हो रहा है, इसको मापने के लिए टेम्परेचर थर्मामीटर है, क्लास में या रूम में कितनी ठंड है
उसको चेक करने के लिए मीटर है। बाहर वायु जो है कैसी चल रही है, प्रदूषण वाली है कि नहीं है, उसको नापने के लिए यंत्र है। ऐसे कितना भूकंप कितना ज़्यादा नुकसानदायक है, इसको मापने के लिए चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर इन्होंने एक क्या कहते हैं स्केल बनाया, और इन्होंने अपने नाम से उस स्केल को बना दिया जो भूकंप मापेगा। उसको मैग्नीट्यूड मात्रा के अंदर और इंटेंसिटी तीव्रता के अंदर उसे देखा जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इतने अगर एक मैग्नीट्यूड आया, एक रिक्टर स्केल वाला आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, तो आप कह सकते हैं कि इतने हिसाब से इतने इतने इलाकों के अंदर इतना इतना किलोमीटर की हानि होगी। तो ये एक स्केल है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा या मुझे बता दीजिएगा, आपको अगर समझ में आ रहा है तो मुझे बताइएगा कि असल में जो नेपाल के अंदर अभी तक नेपाल है, यहाँ पर कितने रिक्टर स्केल का भूकंप आया होगा। क्या जापान में भी रिक्टर कितने मैक्सिमम रिक्टर स्केल का भूकंप आया होगा, मुझे ये ज़रूर डेटा बताइएगा, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी ये चीज़ ज़रूर होगी। अब भूकंप के प्रभाव, भूकंप के दोस्तों एक प्रभाव नहीं है, भूकंप के इतने प्रभाव हैं जो एनसीईआरटी आपको बता नहीं सकती है, लेकिन कुछ कुछ उन्होंने बता रखा है कि भूकंप किस तरीके से नुकसानदायक होता है। नंबर 1, भूकंप ऑफकोर्स ज़मीन को हिला देता है पूरी तरीके से। पूरे जो अलग अलग ग्राउंड पे सेटलमेंट्स है, जो लोग रह रहे हैं वो इफ़ेक्ट होंगे। पूरी धरती के ऊपर लैंडस्लाइड और मड्स यानी कि मिट्टी कचरा ये सब फैलेगा, और उसके बाद यहाँ पे मृदा द्रवीकरण होगा, जो सॉइल इरोजन है, जो लैंड फटेगी तो उसकी वजह से मिट्टी भी ख़राब होगी, तो वो भी है। एवलांच आएंगे, क्योंकि अगर पहाड़ों के इलाकों में जहाँ बर्फ़ बहुत सारी है, ऑफकोर्स शेक हुआ तो पूरा का पूरा बर्फ़ का बहुत बड़ा तूफान हमारे वहाँ पहुँचेगा, तो ये है। दूसरा, जो ज़मीनी हकीकत, जो ज़मीन पे लोग रहते हैं वो पूरी तरीके से विस्थापित हो जाएंगे। तो दोस्तों इस पूरे भूकंप वाली सीरीज़ में हमने इतना पढ़ा है। नेक्स्ट पार्ट में आगे चलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।